सर इसमें देखिए मैं अश्विनी सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा और आप सबको भी बोलना चाहिए। जितना वो बच्चों के पीछे लगे हैं या टेक्स्ट बुक टीम के भी पीछे लगे हैं कि सर ये चीज़ हमें करनी चाहिए, यहाँ पर नुकसान हो सकता है बच्चों का, शायद कोई और होता तो उन्हें लगता और बाकी लोग लगे भी नहीं हैं। कोर्ट में पहली बात वो ही जा सकता है जिसने उस 3 दिन के अंदर हुँ, आंसर की को चैलेंज किया था। बड़ी जीत है क्योंकि सिर्फ 3 क्वेश्चन तक वो चीज़ सीमित नहीं रही, बल्कि वो हुँ, 7, हुँ। 8 क्वेश्चन तक आपकी आगे बढ़ गई। जैसे हम लोग 4 फरवरी में जो रिज़ल्ट आया था, 5 फरवरी को हम चले गए थे और एनटीए ने हमसे कहा कि हम एक्सपर्ट कमिटी बना रहे हैं। एनटीए को 4 दिन का समय दिया गया था केस के अंदर और बोला गया था कि आपको रिप्लाई फाइल करना है। एनटीए ने 19 तारीख तक भी रिप्लाई फाइल नहीं किया। हुँ, पहले जब रिज़ल्ट आया, हुँ, उस टाइम पे प्रॉपर्ली बच्चों का रिज़ल्ट जो इंटरव्यूज़ वो लेते हैं वो नहीं लिए। हुँ। करण सर हमारे साथ शुरू से ही मौजूद थे इस पूरे लीगल प्रोसेस के अंदर। फ्रॉम फाइलिंग आरटीआई टू कंपाइलिंग द केस और स्टूडेंट के साथ डील करना, कोर्ट के अंदर आना। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का एग्जामिनेशन काफ़ी चर्चा के अंदर रहा है इस बार। आप सभी लोगों ने वो क्लोजली देखा होगा। 4 फरवरी के अंदर रिजल्ट आया था और उसके बाद 4 अप्रैल के अंदर फिर फाइनल आंसर की आती है और उसके साथ साथ एनटी ये कहता है कि हम रिजल्ट रिवाइज करेंगे विद रिवाइज्ड आंसर की। ये सब पॉसिबल क्यों हो पाया, इसमें कोर्ट का क्या रोल था, एनटी की फंक्शनिंग कैसे होती है, एक्सपर्ट कमेटी का क्या रोल होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ करण सर मौजूद हैं। करण सर खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एंड साथ ही साथ वो लॉ टेक्स्ट बुक के ऊपर भी पढ़ाते हैं। तो कुछ लॉ के जो एस्पेक्ट्स हम वो भी जानेंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। वेलकम करण सर। वेलकम सर, कैसे हैं? सर मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो 40 दिन का पूरा प्रोसेस था, जहाँ पे हमने लड़ाई लड़ी पूरी की पूरी, कोर्ट के अंदर केसेस फाइल किए, तो एक बार थोड़ा सा समझाइए इसमें कोर्ट का क्या रोल रहा है। देखिए सर, पहले प्रोसेस की बात करते हैं। 14 तारीख को शायद आपका आंसर की रिलीज़ हुई थी हम्म, और 3 दिन का समय आपको दिया गया था चैलेंज करने के लिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात से शुरू करते हैं कि कोर्ट में पहली बात वो ही जा सकता है जिसने उस 3 दिन के अंदर हम्म, आंसर की को चैलेंज किया था। हम्म, क्योंकि अगर आप जिस जो टाइम फ्रेम आपको दिया गया लेजिस्लेटिव बॉडी को या कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी को अप्रोच करने का, उस टाइम फ्रेम के अंदर आप अप्रोच नहीं करते तो कोर्ट में आप नहीं आ सकते कंप्लेंट करते हुए कि सर नहीं नहीं मुझे रिलीफ चाहिए। हम्म, सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप उन 3 दिनों के अंदर जो चैलेंज आपको करना था क्वेश्चंस को, क्या आपने उन क्वेश्चंस को चैलेंज किया था या नहीं किया था। हम्म, फर्स्ट स्टेप आपका वहाँ से शुरू होता है। हम्म, अगर आपने वहाँ पर चैलेंज किया हो, उसके बाद अगर एनटीए उन क्वेश्चन को सही से रिव्यू नहीं करता, या जैसे सर आपके केस के अंदर हुआ कि हिस्ट्री के आंसर की ही चेंज नहीं करी गई, हम्म, जो प्रोविजनल आंसर की थी वही एग्जैक्टली आपकी फाइनल आंसर किया गया और किसी भी क्वेश्चन के अंदर चेंज नहीं हुआ। हम्म, सो आपको एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझना होगा। देखिए एनटीए हो, यूजीसी हो, है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, वो प्रशासन संभालेगा, पब्लिक के साथ डीलिंग करेगा। अब देखिए उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, आपके कुछ राइट्स हैं कि अगर वो कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जो आपके फ्यूचर के साथ खेल सकता है या जो आपके राइट्स को अफेक्ट कर रहा है, तो आप उस ड्यूटी को इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पर एनटीए का जो दायित्व है, जो ड्यूटी है, वो क्या है? वो ड्यूटी ये है कि आपने अगर प्रोविजनल आंसर की अगर आपने रिलीज़ करी है और उसके अंदर कुछ गलतियाँ हैं, चेंजेस करने हैं, तो आप बच्चों के वो जो रीजनिंग बच्चों ने दी उसको कंसिडर कीजिए। हम्म, उनके हिसाब से आप देखिए कि क्या उन आंसर्स के अंदर चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम्म, या जहाँ पर क्वेश्चंस आपके इनहेरेंटली रॉन्ग है और किसी बच्चे का 1-2 क्वेश्चन की वजह से फ्यूचर ख़राब हो सकता है, हम्म, तो उन चीज़ों को आप कंसिडर आपको करना चाहिए, उन क्वेश्चंस को आपको चेंज करना चाहिए। और यही ड्यूटी एनटीए ने परफॉर्म जो है नहीं करी। और अगर एनटीए या यूजीसी ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, उसके बाद आप कोर्ट जा सकते हैं। हम्म। सर यहाँ पे मुझे ये भी जानना है कि जो कोर्ट का रोल था एक्सपर्ट कमेटी को लेके, उन जो उनकी गाइडलाइंस थी, जैसे हम लोग 4 फरवरी में जो रिजल्ट आया था, 5 फरवरी को हम चले गए थे और एनटी ने हमसे कहा कि हम एक्सपर्ट कमेटी बना रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है नहीं बनाई है, हमें वो टालने की कोशिश कर रहे थे। फिर कोर्ट का भी डिसीजन आता है, कोर्ट बोलता है कि अब आपको एक्सपर्ट कमेटी बनानी है। तो सर इसमें क्या डिफरेंस है। सर देखिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। जब एक प्राइवेट रिप्रेजेंटेशन जाता है एनटीए के पास, सो आपने कोई एप्लीकेशन फाइल किया, हम्म, आपने बोला एनटीए को कि एक्सपर्ट कमेटी आप बनाइए हम्म, या इन क्वेश्चंस के अंदर इनहेरेंट कुछ गलतियाँ हैं। हम्म, सो एनटीए कुछ काम कर रहा है, उस पर एक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा, तो आपको तो पता लगेगा नहीं। हम्म, वो तो उसकी इंटरनल फंक्शनिंग के अंदर आ गया हम्म, और कोई उसे जाके पूछेगा भी नहीं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। अब जैसे ही आपका कोर्ट केस फाइल हुआ, अब देखिए 4 तारीख को आपकी फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग थी, 10 तारीख को, 10 हम्म, फेब को, और उसके बाद जो नेक्स्ट डेट थी वो आपकी थी 19 तारीख को।
एनटीए को 4 दिन का समय दिया गया था केस के अंदर और बोला गया था कि आपको रिप्लाई फाइल करना है। एनटीए ने 19 तारीख तक भी रिप्लाई फाइल नहीं किया और जब कोर्ट के सामने केस आया, जब एनटीए से पूछा गया कि आपको रिप्लाई फाइल करना था, आपने क्यों नहीं किया, तो एनटीए ने बोला कि हमने एक्सपर्ट कमेटी ऑलरेडी फॉर्म कर दी है। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या आपके रिप्रेजेंटेशन से एनटीए ने वो एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म करी? पहला तो सवाल ये आता है। या दूसरा कि कोर्ट में केस आ गया था, कोर्ट का प्रेशर था कि अब जज साहब के सामने ये केस है तो मुझे रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा, मुझे रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा और उनकी साइड से रिप्रेजेंटेशन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उनकी साइड से गलत होता है तो भाई वो जिम्मेदार इस चीज़ के हो जाते हैं। तो कोर्ट केस का जो डर है, जो जज साहब के सामने रिप्रेजेंटेशन का डर है, वो शायद एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हो जाता है कि उस डर से आपका एक्सपर्ट कमेटी जो जल्दी बनाई जाए। वो मैंडेटरी है उस टाइम पर पे, क्योंकि 5 तारीख के अंदर हमने गए थे जो एनटीए के पास, उन्होंने कहा था कि हमने एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। अब हमें नहीं मालूम उन्होंने बनाई क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जब जज साहब बोलते हैं 19 फेब के अंदर कि आपको एक्सपर्ट कमेटी बनानी, तो मैंडेटरी है। वहाँ पे उनको रिप्लाई भी फाइल करना पड़ेगा, नेक्स्ट हियरिंग में आके बताना भी पड़ेगा कि हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। और उस जो 19 फेब के अंदर जजमेंट आया था सर, मैं उसके बारे में और जानना चाहूँगा कि वो जजमेंट क्या था और उसके अंदर क्या कहा गया था कि आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर देना है। उसके बारे में सर और बताइए, प्लस वो जो 28 डेज का जो टाइम था। एक चीज़ और है सर, उसके अंदर जो हमारा 19 फेब को हियरिंग हुआ था, उसके अंदर जो मेन पिटिशनर थे उनकी साइड से सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट चैलेंज किया गया था। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर वो कह रहे थे कि आप एक्सपर्ट कमेटी बनाइए। एनटीए ने उसी दिन आके रिप्रेजेंटेशन दिया कि सर हमने एक्सपर्ट कमेटी जो बना दी है और एक्सपर्ट कमेटी अब इन क्वेश्चंस को रिव्यू करेगी। जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था कि आपने 4 तारीख को रिप्रेजेंटेशन दिया और एनटीए ने तब एक्सपर्ट कमेटी बनाई या नहीं बनाई होती तो उसी टाइम से रिव्यू शुरू हो जाता। लेकिन कोर्ट में आके स्टेटमेंट देना कि हमारी एक्सपर्ट कमेटी बन चुकी है, अब वो जाके रिव्यू करेगी, मतलब एक्सपर्ट कमेटी बनाने में, उसको रिव्यू करने में थोड़ा सा डिले और वो और टाइम एनटीए मांग की रहे थे। साइड था। अब आ जाता है कोर्ट केस के ऊपर, जजमेंट के ऊपर। जो 19 तारीख को आपकी जजमेंट आई, ऑर्डर आया, उसके अंदर देखिए जो पिटिशनर था उसने 4 क्वेश्चन चैलेंज किए हुए थे और 4 क्वेश्चंस चैलेंज किए थे, लेकिन वो जो बच्चा था, जो पिटिशनर था, वो सिर्फ 2 मार्क्स से अपना रह रहा था, एक ही क्वेश्चन से रह रहा था। तो उसको 4 क्वेश्चन की ज़रूरत भी नहीं थी। उसको ये था कि मेरे 4 में से अगर एक भी ठीक हो जाता है तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो जब एक क्वेश्चन था, उनके काउंसिल्स ने कोर्ट को सबमिशन दिया कि सर ये देखिए क्वेश्चन जो आपका, इसमें इनहेरेंट गलतियां हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही की जो फ्रेमिंग थी वो ही गलत थी। सेम ऑप्शन, वो सेम ऑप्शंस उसके अंदर थे और बच्चे ने वही सेम ऑप्शन टिक भी किया हुआ था। अब उसके अंदर जज साहब ने जब इस चीज़ को देखा, तो जज साहब की तरफ से भी एक क्वेश्चन था, क्या इन क्वेश्चंस के अंदर भी एक्सपर्ट कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? ये बात ठीक है कि बाकी क्वेश्चंस के लिए जो बाकी 3 क्वेश्चन बचे हैं वो एक्सपर्ट कमेटी आपका डिटरमाइन करेगी क्या उसके आंसर्स ठीक है या गलत हैं। लेकिन एक आधा क्वेश्चन अगर ऐसा होता है जहाँ पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही गलत है और बच्चों को आंसर्स मार्क्स मिलने चाहिए, तो वहाँ पर कोर्ट को लगा कि मुझे एक्सपर्ट कमेटी की भी यहाँ पर नीड नहीं है और मैं इस बच्चे को यहाँ पर मार्क्स अफोर्ड कर सकता हूँ। उस ऑर्डर के अंदर हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें एक क्वेश्चन, तो वहीं पर ही आपका एक क्वेश्चन के मार्क्स उसको अवॉर्ड कर दिए गए और उसका रिजल्ट जो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। अब बाकी जो बचे क्वेश्चंस थे उनके बारे में भी सर समझाइए कि उनके लिए क्या कहा गया था। प्लस हमने हिंदी लिटरेचर भी किया था, इकोनॉमिक्स भी किया था, एजुकेशन भी किया था, उनके बारे में समझाइए सर। प्लस जिस तरीके से हम 19th में गए थे वो कितना मुश्किल था उस दिन जाना और जजमेंट हमारे फेवर में आ जाए। प्लस ये थोड़ा सा लीगल प्रोसेस भी समझाइएगा सर, कितना एक्सपेंसिव होता है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली दिल्ली हाई कोर्ट जाने के लिए। बहुत सर, इसमें देखिए मैं अश्विनी सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा और आप सबको भी बोलना चाहिए, क्योंकि शायद जितना वो बच्चों के पीछे लगे हैं या टेक्स्ट बुक टीम के भी पीछे लगे कि सर ये चीज़ हमें करनी चाहिए, यहाँ पर नुकसान हो सकता है बच्चों का, शायद कोई और होता तो उन्हें लगता और बाकी लोग लगे भी नहीं हैं। तो यहाँ पर भी हमें अश्विनी सर को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि देखिए कोर्ट में जो काम होगा, जो जज साहब करेंगे, जो वकील करेंगे, वो बात अलग हो गई, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो हैं वो आपका एक व्यक्ति जिसको ग्रीवेंस होता है वो ही वो काम कर सकता है। और बिकॉज हिस्ट्री सब्जेक्ट से अश्विनी सर अपना मानते हैं, तो ग्रीवेंस को, स्टूडेंट्स के ग्रीवेंस को आगे लेके वो कोर्ट में गए, सबको पुश किया और ये पिटिशन जो है उन्होंने फाइल करवाई। अच्छा, एक चीज़ और, जो मेन पिटिशनर थे, जो हम 19 फेब की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने सिर्फ 4 क्वेश्चन चैलेंज किए थे। टेक्स्ट बुक की साइड से यहाँ पर देखिए, टेक्स्ट बुक की साइड से क्या हुआ, आपके 5 रिप्रेजेंटेशन जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स था, एजुकेशन एंड हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट्स आपके थे, जिसमें टेक्स्ट बुक के साइड से रिप्रेजेंटेशन गया।
अब हिस्ट्री के अंदर सिर्फ आप ध्यान से देखोगे तो 4 क्वेश्चंस मेन पिटीशन के अंदर चैलेंज किए गए थे, लेकिन जब हमारे साइड से रिप्रेजेंटेशन गया तो उसके अंदर में 7 से 8 क्वेश्चन चैलेंज किए थे। हमने 9 किया था और जिसमें से एक्सेप्ट 7 किए गए। हाँ, करेक्ट, आपने 9 क्वेश्चन चैलेंज की। अब अगर एनटीए ने सबमिशन दिया भी था कि हमने एक्सपर्ट कमेटी बना दी है, हम क्वेश्चंस को रिव्यू कर रहे हैं, तो कौन से क्वेश्चन को रिव्यू करते? वो सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस को रिव्यू करते। बिल्कुल। लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेशन जाने से क्या हुआ कि जो 9 क्वेश्चन है उनको आपका रिव्यू किया गया और उन 9 क्वेश्चन में से आपके 7 क्वेश्चन एक्सेप्ट भी कर लिए गए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक की साइड से, अश्विनी सर की साइड से बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सिर्फ 3 क्वेश्चन तक वो चीज़ सीमित नहीं रही, बल्कि वो 7-8 क्वेश्चन तक आपकी आगे बढ़ गई। तो एक तो आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो एरिया था, जो स्कोप था, आंसर्स ठीक होने का, रिजल्ट रिवाइज होने का, और जितने बच्चों का रिजल्ट रिवाइज होना, तो वो शायद स्कोप जो है बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक ने बढ़ा दिया। बाकी आते हैं बाकी के सब्जेक्ट्स, इसमें कॉमर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और हिंदी है। देखिए उनकी साइड से भी जो हमने रिप्रेजेंटेशन फाइल किया था, नॉर्मली वहाँ पर हाई कोर्ट का व्यू ये था कि आपको अलग से रिट पिटीशन फाइल करनी चाहिए या आपको अलग से पीआईएल फाइल करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका प्रे किया गया कोर्ट से रिक्वेस्ट करी गई कि ऑलरेडी एक सब्जेक्ट में एनटीए जो है एक्सपर्ट कमेटी बना चुका है, इन क्वेश्चंस को भी, इन सब्जेक्ट को भी रिव्यू करा जाए। सो कोर्ट ने इस कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लिया और कोर्ट ने बोला कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास 4 हफ्ते का टाइम रहेगा। 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक्सपर्ट कमेटी बनानी है और एक डिसीजन लेना है। सर थोड़ा मुझे इसके बारे में समझाइए कि इन केस कोई भी एस्पिरेंट जो भी देख रहा है और वो एनटी किसी फैसले से खुश नहीं होता है, सपोज कीजिए जून 2026 के अंदर फाइनल आंसर ही गलत आती है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? दिल्ली हाई कोर्ट ऑप्शन है, और सर क्या वो उसको अप्रोच ईजिली कर सकते हैं? वो एक्सपेंसिव कितना होगा, आपको ये भी थोड़ा बताना पड़ेगा। देखिए जैसा हमने शुरुआत से शुरू करी थी कि पहला स्टेप दिल्ली हाई कोर्ट नहीं होता, ये बात आप ध्यान से सोच लीजिए। आपने अगर आंसर्स अटेम्प्ट करें, पहली बात, आपको रिलीफ सिर्फ उन्हीं आंसर्स का मिलेगा जब आपने अटेम्प्ट किया होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कोई आंसर अटेम्प्ट नहीं किया और उसके बाद मुझे रिलीफ मिल जाए, चैलेंज नहीं, इनफैक्ट आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया। क्वेश्चन पेपर में अभी जो अगर हम बात करेंगे अभी कि अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आते तो क्या अगर वो क्वेश्चन गलत निकलता है तो क्या एनटी आपको मार्क्स अवार्ड करेगा? नहीं करेगा। सो फर्स्ट थिंग आपके लिए रिक्वायर्ड कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम पे आप आंसर जो है अटेम्प्ट करें। अगर आपको लगता है कि 2 ऑप्शंस में से एक हो सकता है तो उन 2 में से कम एक ऑप्शन तो आप टिक करें। अगर अटेम्प्ट नहीं करते तो वहां पर तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे जब बाकी सबको मिल रहे हो, फिर आपका वहां पर नुकसान हो जाएगा। दूसरा, जब आपका प्रोविजनल आंसर की आता है और उसके बाद आपको चैलेंज का पीरियड मिलता है, उन चैलेंज 2 दिन का लगभग पीरियड वो होता है, उन 2 दिनों के अंदर आप वो आंसर जो चैलेंज कीजिए। और एक चीज़ और, बाकी सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें सर, तो काफ़ी सारे चैलेंज ऐसे थे जो प्रॉपर सोर्सेज पे बेस्ड नहीं थे। आप सोचते हैं कि आप गूगल सर्च करके, एआई का यूज़ करके, विकिपीडिया यूज़ करके आप सोचेंगे कि मैं चैलेंज करूंगा और एनटीए मेरा एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो तो नहीं होगा। तो आपको देखिए रिसर्च वर्क प्रॉपरली करना पड़ेगा उन 2 दिनों के अंदर। आपकी जो फैकल्टीज़ हैं वो आपकी इसमें हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रॉपर सोर्स क्या हो सकते हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप एक आंसर जो है चैलेंज कर सकते हैं। अब देखिए जो आंसर्स आप चैलेंज करते हैं उन्हीं आंसर्स को आप आगे जाके सोच सकते हैं कि इन्हीं आंसर्स के लिए मुझे कोई रिलीफ मिलेगा। अब अगर यहाँ पर एनटीए आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता और आपका सोर्स बिल्कुल जेन्युइन, आपको पता है कि आपको मार्क्स मिलने ही चाहिए, उन स्थितियों के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक रिट पिटीशन जो है फाइल कर सकते हैं। और वो कोई भी कर सकता है सर, सिटीजन अगर उसने चैलेंज किया है, कोई भी एस्पिरेंट है वो कर सकता है। एस्पिरेंट होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस आप चैलेंज कर सकते हो अगर आपने क्वेश्चन जो चैलेंज किए हैं। पर उस टाइम पे ये मत सोचना कि मैं जो है दूसरे क्वेश्चन भी चैलेंज कर दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि केस ऐसा भी था, नाम नहीं लूँगा मैं केस का, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ऐसे सब्जेक्ट के अंदर जहाँ पर बच्चे ने आंसर चैलेंज नहीं किया था और वो हाई कोर्ट के अंदर गया रिट पिटीशन के अंदर कि एक क्वेश्चन गलत है, मुझे 2 मार्क्स मिलने चाहिए, तो हाई कोर्ट ने उसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। सेम जज साहब जिन्होंने ये पिटीशन आपका अलाउ किए, वही पिटीशन आपका डिसमिस कर दिया इस ग्राउंड पे कि आपने वो आंसर चैलेंज नहीं किए। बिल्कुल। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप भाई जो 2 दिन का समय आपको मिलता है, सारे आंसर्स अच्छे से रिव्यू करें, किस आंसर में आपको मार्क्स मिल सकते हैं उनको रिव्यू करें, उनको चैलेंज करें। उसके बाद अगर आपको एनटीए यूजीसी रेमेडी प्रोवाइड नहीं करता, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन हो सकता है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप
सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं? यस यस। ओके। आप देखिए 2 आर्टिकल्स यहाँ पर आते हैं, अगर मैं थोड़ी सी लॉ की बात करूँ तो एक आर्टिकल नंबर 32 है, एक आर्टिकल नंबर 226 है। दोनों आर्टिकल्स के अंदर आप रिट ऑफ मैंडेमस जो है फाइल कर सकते हैं। 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट जाके वो मैंडेमस का रिट फाइल कर सकते हैं, और यहाँ पर आप हाई कोर्ट के अंदर रिट ऑफ मैंडेमस जो है फाइल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर एक और चीज़ है, ज्यूरिसडिक्शन कैसे बनेगी। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट इसलिए क्योंकि एनटीए आपका यहाँ पर बेस्ड है। आप चाहे तो अपने यहाँ पर भी ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होगा क्योंकि एनटीए के लिए यहाँ पर आना बहुत ईजी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ यस वहाँ पर भी आपको रिलीफ जो है मिल सकता है, लेकिन जो प्रॉपर फॉरम हम मानते हैं जहाँ पर रिलीफ आपको टाइमली मिल सकता है और जल्दी मिल सकता है, दैट इज़ दिल्ली हाई कोर्ट। नाउ सर वो एक्सपेंसिव पार्ट कि कोई भी स्टूडेंट जो अप्रोच करना चाहता है, ऑल्दो डायरेक्टली अप्रोच तो कर सकते हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होता है सर। मैंने भी बहुत क्लोजली देखा है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो लॉयर्स होते हैं उनकी फ़ीस बहुत एक्सपेंसिव होती है, एंड हमें काम भी करवाना है तो हम अच्छे लॉयर्स भी हायर करवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक का रोल था सर उसके बारे में बताइए, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता तो हम नहीं कर सकते थे केस फाइल। थोड़ा सा उसके बारे में बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। फीस मुझे नहीं लगता कि पब्लिकली बतानी चाहिए, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर आप इंडिविजुअली अगर आप हाई कोर्ट जाते भी हैं तो मिनिमम जो आपका खर्चा आएगा 2 से 3 लाख आएगा ही आएगा, चाहे जो मर्जी कर लो। टेक्स्ट बुक की साइड से मैं आपको बता दूं कि आपका एक ऐसी लीगल फर्म को हायर किया गया था जो बहुत रिनाउंड लीगल फर्म है, और उनकी साइड से सीनियर एडवोकेट जो हैं आपके पेश हुए थे। सीनियर डेजिग्नेशन आपका हाई कोर्ट में सबको नहीं मिलता। जिनको पता है सीनियर एडवोकेट्स के बारे में वो अच्छी तरह समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, और अगर वो आते हैं आपके केस के अंदर तो ऑफ कोर्स दे चार्ज, और आप मान सकते हैं कि जितना आपका नॉर्मली आता है उससे डबल ट्रिपल आपका लग सकता है। तो इस एक्सटेंड तक टेक्स्ट बुक गया है आप लोगों के लिए कि इतना खर्चा करके आपको रिलीफ जो है प्रोवाइड करने का काम करे। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 10 लाख के आसपास उनका खर्चा हो गया होगा। काफ़ी एक्सपेंसिव रहा है। काफ़ी एक्सपेंसिव रहा, और मतलब बच्चों के बेनिफिट के लिए अगर ये करना पड़ा है टेक्स्ट बुक को, तो टेक्स्ट बुक देखिए इतना कमिटेड आप लोगों के लिए कि इस एक्सटेंड तक भी जा सकता है, चाहे 2-3 सब्जेक्ट्स में ही जाए, 2-3 क्वेश्चंस के लिए जाए, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए इतना अगर कमिटेड है तो मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा कमिटेड होना चाहिए। यहाँ पे सर मैं एक स्टोरी ऐड करना चाहता हूँ। वो स्टोरी क्या है कि शुरुआत हमने की थी, भले कि हम एनटी ऑफिस जा रहे थे और हम एनटी ऑफिस लगातार जा रहे थे, लेकिन जो हमारे बिजनेस हेड हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, आयुष अग्रवाल हैं, वो मेरे पास अप्रोच करते हैं। वो मुझे बोलते हैं कि सर हम कोर्ट के अंदर केस क्यों नहीं फाइल करते हैं, हम क्यों एनटी के चक्कर लगा रहे हैं। तो उनकी तरफ से मुझे मैसेज आया था, उन्होंने मुझे बुलाया, बिठाया, समझाया कि सर कोर्ट के अंदर जाते हैं और बच्चों को रिलीफ दिलाते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस टाइम पर बन चुका है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए जो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, और हमें उस ट्रस्ट को और बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए वो हो पाया था, एंड थैंक्स टू आयुष सर फॉर दिस थिंग कि उन्होंने सपोर्ट दिखाया, और जितना खर्चा मतलब हुआ बिल्कुल हमने किया, और हम तो सेकंड डेट के लिए भी रेडी थे। इनफैक्ट मेरी करण सर से कल ही बात हो रही थी कि सर कंटेम्प्ट के लिए चले क्या। तो सर कंटेम्प्ट के बारे में थोड़ा समझाइए कि 28 डेज जो उनको मिला था, क्या वो कंटेम्प्ट के अंदर थे? इनफैक्ट 43 डेज उन्होंने लिए हैं पूरा प्रोसेस करने में। देखिए प्रॉब्लम अश्विनी सर से हमारी डिस्कशन हुई थी कि जो डायरेक्शन था एनटीए को, यूजीसी को, वो ये था कि आपको 4 हफ्ते के अंदर एक्सपर्ट कमेटी बनानी और डिसीजन लेना है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि एनटीए ने वो डिसीजन लिया या नहीं लिया, उनकी साइड से हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा था, और ऐसे कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस उस ऑर्डर के अंदर नहीं थे कि एनटीए वो डिसीजन जो हमें कम्युनिकेट भी करे। यस, आपका अगर हम देखें भी तो आपका 19 तारीख से लेकर 19 मार्च तक या 20 मार्च तक भी आपका डिसीजन आ जाना चाहिए था। 10 दिन 15 दिन लेट हुआ। अश्विनी सर ने बात भी किया कि सर अब तो हाई कोर्ट चलना ही पड़ेगा। इनफैक्ट आरटीआई भी सारी रेडी हो चुकी हैं, और हाई कोर्ट जाने की भी तैयारी ऑलमोस्ट थी कि आपका मंडे तक शायद हम वेट कर रहे थे। मंडे लास्ट डे था, हम वेट कर रहे थे, हम कंटेम्प्ट के अंदर जाते फिर कोर्ट में दोबारा से। बिल्कुल तय था कि अश्विनी सर जो इस बार कंटेम्प्ट में भी जाके हिस्ट्री का सब्जेक्ट तो आज इस बार रिवाइज होगा ही होगा। तो ये प्लानिंग अश्विनी सर की पूरी थी। फॉर्चुनेटली टाइम से नोटिफिकेशन जो आ गया, बच्चों के पास मेल आ गया, रिवाइज आंसर कीज आ गई, और आपका रिजल्ट भी आने वाला है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, और अब अश्विनी सर से थोड़ा सा पूछते हैं। देखिए जो ड्यूरेशन था आपका ये 80 दिनों का, 40 दिनों 40 दिनों का, अगर हम बात करें 4 फेब से लेके अब तक, तो अश्विनी सर ने कितने सेशंस अपने मिस आउट करे हैं। पहले जब रिजल्ट आया उस टाइम पे प्रॉपरली बच्चों का रिजल्ट जो इंटरव्यूज़ वो लेते हैं वो नहीं लिए। जिस तरीके से सेलिब्रेशन होता है वो सेलिब्रेशन नहीं करा। हाई कोर्ट में चीज़ें परस्यू करी, वीडियोस बनाई रिजल्ट अपडेट के ऊपर, क्या इम्पैक्ट आएगा, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी मार्केट के अंदर
उसको भी कवर किया। अब इन सारी चीज़ों के अंदर सर जो कमेंट्स आए और शायद कुछ कमेंट्स नेगेटिव कमेंट्स भी थे, बहुत सारे थे सर। उनको सर कैसे झेला? सर ये पूरा 40 दिन का जो मतलब इतना बड़ा लेंदी टाइम पीरियड हो गया ना, बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग था। मेरे घर पे भी सभी को पता है, मेरे स्टूडेंट्स को भी सभी को पता है। मतलब बहुत बार तो ऐसे हो गया था कि मतलब मुझे नहीं पता होता कि जो कोर्ट के अंदर जाना इतना लंबा प्रोसेस होता है और वहाँ पे वो कितना इमोशनली ड्रेनिंग होता है कि मेरी उस दिन क्लास ही नहीं होती थी। उस दिन क्लास मिस, एनटी ऑफिस जाना, उस दिन क्लास मिस, सर में दर्द हो जाता था, तबीयत ख़राब हो जाती थी, बच्चों को पता है मेरी क्लासेस कैंसिल हुई हैं। एंड फिर वो 40 दिन तक लगा। 40 दिन में बच्चों के मैसेज आना, सर कब रिवाइज़ होगा, कब रिवाइज़ होगा, कंटिन्यूसली पूछना। मैं आपसे पूछता था, सर क्या करना चाहिए, आरटीआई करनी चाहिए। आपने आरटीआई के बारे में सजेस्ट किया कि आरटीआई कीजिए, और आरटीआई से हमें रिप्लाई मिला कि यूजीसी नेट रिजल्ट रिवाइज होगा। एंड देन फिर केसेस को लेके भी क्या करना चाहिए। तो वो 40 दिन तक लगातार ऐसा चलता रहा था। यस, इमोशनल टोल तो था, लेकिन बच्चे लगे रहे। उन्होंने एट द एंड जो नए डीजी आए थे उनके ऊपर भी उन्होंने एक्स पे जाके उन्होंने उनके ऊपर काफ़ी कमेंट्स लिखने शुरू किए, रिजल्ट दीजिए, रिजल्ट दीजिए। मुझे लगता है उस दिन ज़्यादा प्रेशर बना। तो मैं क्रेडिट तो स्टूडेंट्स को ही देना चाहूँगा, क्योंकि वो लगे रहे। वो 40 दिन तक ये नहीं था कि इतना लंबा समय हो गया है तो हमें गिव अप कर देना चाहिए। वो 40 दिन तक लगे रहे एंड दे वर द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी एज वेल, कि मैं चला उन्हीं की वजह से चला। भले ही कोई भी नेगेटिव कमेंट आता था वो हमेशा रिप्लाई करते थे, उसी का रिप्लाई करते थे। तो इसी वजह से 40 दिन तक हम लग पाए। और मुझे लगता है कि अगर और भी होता तो हम लगे रहते, जिस तरीके से स्टूडेंट्स के अंदर वो स्ट्रेंथ थी। बट आप लोगों को ना ट्रस्ट करना चाहिए। देखिए मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक ऐसा बच्चा था जो उस दिन हाई कोर्ट में आया हुआ था और अश्विनी सर ने बोला था कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम केस ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन आपकी साइड से दे चुके हैं और रिजल्ट रिवाइज होगा तो सभी का होगा। तो थोड़ा सा ट्रस्ट अगर आप रखेंगे अपने फैकल्टीज़ के ऊपर और अश्विनी सर जैसे, तो फिर भाई ट्रस्ट क्यों नहीं रखोगे तुम, ये तो सर बताओ। वो झांसी से बच्चा आ गया था। आप इमेजिन करो कि झांसी से कोई ओवरनाइट जर्नी करके आ रहा है मेरे कहने के बाद कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन फैल रही थी पूरे एग्जामिनेशन के अराउंड की केवल उन्हीं का रिजल्ट रिवाइज होगा जो पिटिशन फाइल कर रहे हैं, वो इतनी गलत इन्फॉर्मेशन थी जिससे बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था। वो परेशान हो रहे थे, वो हमारे पास आ रहे थे, सर हमारा भी कीजिए, हमारा भी कीजिए। वो झांसी से बच्चा दिल्ली के अंदर आ गया इसी चक्कर में ही, इतनी बड़ी जर्नी करके, और बाहर खड़ा होकर मुझसे बोल रहा सर मुझे भी लेके चलिए। उसको मुझे डांटना पड़ा कि भाई देखो सभी का होगा रिवाइज रिजल्ट, ठीक है। इनफैक्ट चलो और तो छोड़ ही देते हैं सीधे। सर इसकी श्योरिटी क्या है कि अभी भी अगर हम बात करें कि सभी का रिजल्ट रिवाइज होगा, ऐसा कोई हमारे पास एनटीए का रिप्रेजेंटेशन है क्या? हाँ जी सर, अब मेल वगैरह एनटीए से मिला हुआ है हमें। जिन स्टूडेंट्स के बिहाफ पे हमने केस फाइल किया तो उनको मेल आया हुआ है कि आपका रिजल्ट रिवाइज होगा, स्कोर कार्ड रिवाइज हो गया और कट ऑफ के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कट ऑफ शब्द मेंशन नहीं किया है, लेकिन कट ऑफ नहीं इंक्रीज होगी क्योंकि पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तो रिजल्ट तो रिवाइज होना है, ये मेल वगैरह हमारे पास हैं। उसके ऊपर हमने वीडियोज़ भी बना चुके हैं, तो इसके लिए तो हमारे पास श्योरिटी है। बस एक चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ उन्हीं का रिवाइज होगा जिन्होंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपका रिजल्ट रिवाइज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल उस केसेस सर। के अंदर। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ ये समराइज़ कर दीजिए कि जल्दी से समराइज़ कीजिएगा कि कोई भी स्टूडेंट है, कोई एग्जामिनेशन दे रहा है, उसके लिए कहाँ तक हम जा सकते हैं, मतलब वो कहाँ तक जा सकता है अपने फाइनली अच्छे से रिजल्ट लेने के लिए, और उसको क्या क्या करना चाहिए, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेके एंड तक। सर मुझे लगता है कि अश्विनी सर से भी मैं कुछ चीज़ें सीखा हूँ। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, जब क्वेश्चन चैलेंज करने की बारी आती है तो अश्विनी सर से पूछना कि खुद पेमेंट वो करते हैं और आपके लिए रिज़ल्ट जो है चैलेंज करते हैं। तो जब आपका देखिए नोटिफिकेशन जब आता है तब से अगर हम शुरू करें तो पहली बार टेक्स्ट बुक के ऊपर सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका इस दिन नोटिफिकेशन आने वाला या आ चुका है। उसके बाद से ही जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वैसे ही सभी की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। मैराथन्स लगातार लेना शुरू, क्लासेस लगातार लेना शुरू, ताकि आपका किसी तरीके से रिजल्ट जो है क्लियर हो जाए। फिर जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट्स आती हैं, सो एक वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाती है किस किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका करेक्ट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसमें करेक्ट चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा सर, इसके अंदर और भी एक चीज़ है कि काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं बाद में कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन केसेस के अंदर भाई अभी से आप कम से कम तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं है या आपको लेना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट जो अरेंज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपका लगभग 3 हफ्ते के अंदर आ ही जाएगा। सो बाद में प्रिपरेशन करोगे, कम से कम आपके पास 3 हफ्ते का बफर रहेगा, तो आप पहले से प्रिपरेशन जो है शुरू कर सकते हैं। तैयारी जो है अच्छे से करते रहिए, जिस तरीके से आपके फैकल्टीज बता रहे हैं आपको उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। इधर उधर भागोगे तो तैयारी में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा ही होगा। और एक सर और चीज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से फैलती है, मैंने तो
चलो नाम नहीं लूँगा लेकिन बता देता हूँ कि काफ़ी लोगों ने अश्विनी सर की वीडियोज़ देख के ही वीडियोज़ बनाई हैं। और वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड उन्होंने की है क्योंकि उनको नहीं पता था, तो क्योंकि ये तो चला ही है बहुत। अच्छा उन्होंने वीडियो देख के तो वीडियो बना ली लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि कोर्ट के अंदर हुआ क्या है, तो अंदर तो वो थे नहीं, तो उस वजह से भी काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैला। अच्छा जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भर लेंगे तो उसके बाद आप देखिए कि आपको अगर आंसर की पर्टिकुलर्स चैलेंज करनी है, मतलब आंसर सबको की चैलेंज चैलेंज करना है। ये इस केस से हमें एक जो सीख मिली है कि आंसर की भाई चैलेंज करना है अगर आप बाद में रिलीफ लेना चाहते हो। मतलब आपका अगर रिजल्ट फंस गया किसी आंसर की पे, तो आपका चैलेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे चैलेंज नहीं हुआ तो आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। डबल ए याद रख लो, अटेम्प्ट एंड चैलेंज। अटेम्प्ट भी करो, चैलेंज भी हाँ, करो। अटेम्प्ट भी करना है एंड चैलेंज ए भी एन करना सी है। हो हाँ, गया, ए एंड सी हो ए गया। एन सी हो गया। देन उसके बाद सर चैलेंज किया है अपने आंसर की, फिर एंटी ने अगर आपको गलत आंसर दे दिए तो आपके पास ऑप्शन ओपन है कि आप कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपका सोर्स जो है प्रॉपर है, या एनटी की साइड से बहुत मैनिफेस्टली लीगल कोई गलती हो गई है, उन केसेस के अंदर आप ऑफ कोर्स कोर्ट जा सकते हैं, रिलीफ ले सकते हैं कि सर ये मेरा आंसर ठीक होना चाहिए था, या एनटी ने आंसर ठीक नहीं किया, तो रिट ऑफ मैंडेमस जो आप फाइल कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है सर, सो आई थिंक इनफ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई है। करण सर हमारे साथ शुरू से ही मौजूद थे इस पूरे लीगल प्रोसेस के अंदर, फ्रॉम फाइलिंग आरटीआई टू कंपाइलिंग द केस और स्टूडेंट के साथ डील करना, कोर्ट के अंदर आना। तो आपको अच्छी सीख मिली होगी उम्मीद है। प्लीज़ इस लर्निंग को अडेप्ट भी कीजिएगा लाइफ के अंदर, कि कहीं भी अगर आपको महसूस होता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो जस्टिस ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको उसका प्रोसेस पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, सबसे ज़रूरी है सब लोग थैंक यू अश्विनी सर लिखो, क्योंकि बहुत मेहनत इनकी भी है। लॉयर्स और जजेस अपना अलग काम करते हैं, लेकिन पीछे जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है, देखिए पिटीशन फाइल करना लॉयर का काम है, आर्ग्यू करना लॉयर का काम है, कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन करना लॉयर का काम है, लेकिन आप ये सोचिए जिन क्वेश्चन को चैलेंज करना था और उन क्वेश्चन के जो सोर्सेज ढूंढ के देने थे वो फैकल्टी आपका देगा, तो उनके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल आप अपने टीचर्स के पीछे पड़िएगा कि आप ही भैया हमें बताइए कि कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करने हैं आंसर कीज़ को चैलेंज करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू वेरी मच।